कर दूँ। रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कोशिश करो कि भाई सब लाइव क्लासेस लो। ठीक है। और वैसे तो ऑन कैंपस ही क्लासेस होंगी। आज अनफॉर्चुनेटली एक इशू की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। अच्छा जी, जितने लोग प्रेजेंट हो, हम लोगों ने पिछली क्लास तक जो काम कवर करा है, अगर उसको मैं समराइज़ करूं, तो हमने जो कवरेज करी है ना, उसमें हमने कवरेज करी हुई है। हमने ये देखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। हमने ये देख लिया है कि डबल एंट्री क्या चीज़ है। और हमने ये देख लिया है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। आज हमें एक फ्रेश नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जिस टॉपिक का नाम है बैंक बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है भाई, आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और इस टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब जो है वो अपने पास हेडिंग डाल लो। इस स्पेसिफिक टॉपिक की हेडिंग डाल लो। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से आप अपने पास हेडिंग डाल लो। और हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। आज इस टॉपिक को बिस्मिल्लाह करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हमारी बिल्कुल ही पहली इस टॉपिक की क्लास है, बेसिक सी क्लास है। तो सब रेडी हो भाई, स्टार्ट करूं? अच्छा जी, अब देखो यार, हम जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ बेसिक सी बातें हैं, कुछ बेसिक से केसेस हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है और उस कंपनी का बैंक अकाउंट बना हुआ है। और उस बैंक अकाउंट का इस कंपनी के बैंक अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है, वो आ रहा है 500 रुपये। बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर 500 रुपये आ रहा है, तो इस चीज़ का मतलब ये है कि इस कंपनी के लिए ये जो बैंक है, ये एक एसेट है। और इसके बैंक अकाउंट में जो है ना, वो 500 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है ना। इस कंपनी के लिए बैंक जो है वो एक एसेट है, और इस कंपनी के पास जो है ना, वो 500 रुपये पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर एसेट होगा, तो एसेट का हमारे पास जो बैलेंस आता है ना, वो डेबिट बैलेंस आता है। और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि क्योंकि एक ये करंट एसेट है, तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो एक डेबिट बैलेंस आ रहा है। हमारे लिए एसेट क्यों है? हमारे लिए एसेट इस वजह से है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे 500 रुपये पड़े हुए हैं। आई रिपीट, हमारे लिए ये एसेट इसलिए है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे बैंक में 500 रुपये पड़े हुए हैं। मैं जब चाहूँ बैंक जाऊँ और बैंक से ये 500 रुपये ले आऊँ। मैं जब चाहूँ मैं बैंक जाकर बैंक से ये 500 रुपये ला सकता हूँ। 500 रुपये बैंक से हासिल कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ मैं बैंक जाऊँ, बैंक को बोलूँ भाई मुझे मेरे 500 रुपये दो, और बैंक मुझे मेरे 500 रुपये दे देगा। तो मेरे लिए बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो मेरा एसेट है। अगर मैं इसी चीज़ को बैंक के एंगल से सोचता हूँ, अच्छा मैं बैंक अकाउंट बनाता हूँ, बैंक मेरे लिए एक चीज़ बनाता है जिसको बैंक कहता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हर कस्टमर को साल के आखिर में दी जाती है। और बैंक स्टेटमेंट में कस्टमर जो है उसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। यानी कि उसने कितना रिसीव किया पैसा, उसने कितना पे किया पैसा, उसका बैलेंस कितना है, किस डेट को पैसा आया, किस डेट को पैसा गया, सारी चीज़ें होती हैं। अमूमन बैंक स्टेटमेंट में जो कॉलम्स होते हैं, पहला एक कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है डेबिट का कॉलम,
चौथा जो बैंक स्टेटमेंट में कॉलम होता है वो होता है क्रेडिट का कॉलम, और आखिरी कॉलम जो होता है ना वो एक बैलेंस का कॉलम होता है। अच्छा, अगर मेरे 500 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं तो मेरे लिए ये 500 रुपये एसेट है। मेरे अगर 500 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं तो मेरे लिए ये 500 रुपये एसेट है। ऑन द अदर एंड बैंक के एंगल से सोचो, अगर मैं बैंक के एंगल से सोचता हूं, अगर मैं बैंक होकर सोचता हूं, अगर मैं बैंक की तरफ से सोचता हूं, अगर मैं बैंक की तरफ से सोचता हूं, तो बैंक जो है ना उसके लिए ये 500 रुपये लायबिलिटी होगी। कोई लॉजिक बता सकते हैं कि ये लायबिलिटी, बैंक क्यों बोलता है कि ये लायबिलिटी है? बैंक के लिए 500 रुपये लायबिलिटी क्यों होगी? एज इट इज राइट नॉट बैंक्स, यस बैंक के लिए पेबल है, सही है। उमर उमर तुम इसको वो कर दो, अपना रिप्लाई टू एवरीवन कर दो ताकि सब जो है एक दूसरे की चैट पढ़ सकें। बैंक के लिए लायबिलिटी होगी क्योंकि बैंक ये सोचेगा कि यार मुझे मुझे किसी को 500 रुपये देने हैं, या मेरे पास किसी और के 500 रुपये पड़े हुए हैं, ये बैंक के अपने पैसे नहीं है, ये बैंक के अपने पैसे नहीं है, बैंक के पास किसी और के 500 रुपये पड़े हुए हैं। तो इसीलिए अगर आपकी कंपनी के आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं ना, तो बैंक के पास वो एज अ क्रेडिट बैलेंस शो होंगे। आप अपने हिसाब से उसको डेबिट बैलेंस शो करोगे बिकॉज आपके लिए वो करंट एसेट है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट पे वो एज अ क्रेडिट बैलेंस इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि बैंक के लिए ये एक लायबिलिटी है। बैंक ये समझता है कि ये पैसे मुझे किसी को पे करने हैं, इसीलिए बैंक के लिए ये चीज़ एक लायबिलिटी है, और इसीलिए लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। अब लेट से एक ट्रांजैक्शन होती है, लेट से मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक रिसीवेबल है जिससे मुझे 5 रुपए का चेक मिला। मेरा एक रिसीवेबल है, रिसीवेबल वो बंदा होता है जो मुझे पैसे पे करता है, रिसीवेबल वो बंदा होता है जिससे मुझे पैसे रिसीव होने होते हैं, रिसीवेबल वो बंदा होता है जिसको मैंने क्रेडिट पर, उधार पर चीज़ें बेची होती हैं और वो मुझे पैसे पे करता है। जब मैं रिसीवेबल्स को सेल करता हूँ उसके बाद वो मुझे पैसे देता है, तो लेट से 5 रुपए दिए एक रिसीवेबल ने मुझे, मैं अपने पास एंट्री पास कर देता हूँ बैंक डेबिट, बैंक डेबिट 5 रुपए, और रिसीवेबल जो भी ये रिसीवेबल बंदा है, इस रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट 5 रुपए। ठीक है, बैंक डेबिट 5 रुपए और रिसीवेबल क्रेडिट 5 रुपए। ठीक है, अब क्या होगा, मैं अपने पास यहाँ पर रिसीवेबल लिख दूंगा और मैं यहाँ पर 5 रुपए लिख दूंगा। बैंक क्या करेगा, बैंक लेट से इस बंदे का नाम मिस्टर ए था तो पर्टिकुलर्स में नीचे लिखेगा मिस्टर ए, के मिस्टर ए से पैसे मिले, क्रेडिट के नीचे 5 लिखेगा और इसको 505 कर देगा। 505 करने का मतलब ये है, 505 करने का मतलब ये है कि अब मेरे पास 505 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक ने मेरे बैलेंस को या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और मैंने अपने अकाउंट को डेबिट किया था। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे क्या होगा, लेट से एक पेएबल था, एक पेएबल था। पेएबल कौन होता है? पेएबल वो बंदा होता है जिसको मैंने पैसे पे करने हैं, पेएबल वो बंदा होता है जिसको मैंने पैसे पे करने हैं, पेएबल वो बंदा होता है जिसको मैंने पैसे पे करने हैं। लेट से कि एक पेएबल है और उस पेएबल को मैंने पैसे पे करने और मैंने 2 रुपए पे किए। जब मैं अपने पेएबल को 2 रुपए पे करूंगा, जब मैं अपने पेएबल को 2 रुपए पे करूंगा तो मेरे पास जो एंट्री पास होगी वो एंट्री पास हो जाएगी पेएबल डेबिट, पेएबल डेबिट 2 रुपए और बैंक अकाउंट क्रेडिट 2 रुपए बिकॉज मेरे बैंक में से पैसे जा रहे हैं। और बैंक अकाउंट में मैं इसको यहाँ पर पेएबल रिकॉर्ड कर दूंगा और 2 रुपए लिख दूंगा। और लेट्स से कि यही 2 ट्रांजेक्शन्स पूरे साल में हुई। अब जब ऐसा है तो बैंक ने अपने डेबिट साइड पर 2 रुपए लिखा हुआ होगा और बैंक मेरा बैलेंस जो है ना वो 503 कर देगा, 503 रुपए क्रेडिट मिस्टर
बी, ठीक है। अच्छा, मैं अगर अपना कैरी डाउन ड्रॉ डाउन निकालता हूँ, इस अकाउंट को क्लोज करता हूँ, तो मेरी जगह पर 505 में से 2 रुपये माइनस किए तो मेरा भी जो कैरी डाउन आ रहा है, वो 503 आ रहा है, और जो ब्रॉ डाउन आ रहा है वो भी 503 रुपये ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरी स्टोरी को एक बार रिपीट कर दूं तो हुआ ये है कि मेरे पास बैंक में 500 रुपये पड़े हुए थे, मेरे पास ये एक एसेट था इसीलिए डेबिट बैलेंस आ रहा था, बैंक अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं। हम जब बैंक के एंगल से बात करते हैं तो बैंक के लिए यही 500 रुपये जो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए, बैंक के लिए ये लायबिलिटी होगी। बैंक के लिए ये लायबिलिटी क्यों होगी सर? बैंक के लिए लायबिलिटी इसलिए होगी बिकॉज बैंक ने मुझे 500 रुपये देने हैं। बैंक के लिए उल्टा है, अगर मेरे लिए ये एसेट है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है बिकॉज बैंक हैज़ टू गिव मी 500 रुपीज़। उसके बाद मिस्टर ए एक रिसीवेबल था, उससे जब पैसे आए तो मैंने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मैंने अपने पास बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर ये लिख लिया और बैंक ने मेरे अकाउंट में मजीद 5 रुपये क्रेडिट कर दिया और मेरा बैलेंस कर दिया 505 रुपये। उसके बाद जब मैं 2 रुपये पे कर रहा हूँ पेएबल को, तो मैंने एंट्री पास कर दी पेएबल्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और मैंने अपने बैंक अकाउंट से 2 रुपये माइनस कर दिए। जब मैंने 2 रुपये माइनस कर दिए तो मैंने यहाँ पर 2 रुपये लिख दिया और मैंने इसको 503 रुपये लिख दिया, और मेरे पास भी कैरेट डाउन और ड्रॉ डाउन बैलेंस जो है वो 503 आ रहा है, बैंक के पास भी 503 आ रहा है। ये वो केस है जिसमें मेरा कैश बुक का बैलेंस, अच्छा कैश बुक क्या होती है सर? बुक्स ऑफ प्राइमरी में पढ़ोगे, एक किताब होती है जिसमें बैंक अकाउंट होता है। मेरे कैश बुक का बैलेंस जो है वो मेरे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से टैली कर रहा है। हर बार ये अमाउंट टैली नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से टैली कर रहा है, मैच कर रहा है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दोनों बैलेंसेस बराबर है। मेरे हिसाब से मेरा ब्रॉड डाउन 503 और बैंक जो है उसके हिसाब से क्रेडिट 503। ये पहली वाली एग्जाम्पल अपने पास कॉपी कर लो। इस पहली वाली एग्जाम्पल में मेरा और बैंक का दोनों का बैलेंस जो है वो मैच कर रहा है, टैली कर रहा है, बराबर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसी की है जिसमें मेरा और बैंक का दोनों का बैलेंस एक दूसरे से टैली कर रहा है, टाई कर रहा है, मैच कर रहा है, इक्वल है, बराबर है। मेरे हिसाब से भी 503 रुपये बैंक में और बैंक के हिसाब से भी 503 रुपये बैंक में है। इसको कॉपी भी कर लो और कॉपी करके फिर मुझे बताना, तो मैं मज़ीद आगे बढ़ूँगा, ठीक है। कॉपी कर मुझे बताना तो मैं फिर मज़ीद आगे बढ़ूँगा और हम और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कॉपी कर मुझे अपडेट करना। कॉपी कर मुझे अपडेट करना, ठीक है। ये पहली एग्जाम्पल में मेरा और बैंक का बैलेंस दोनों टैली कर रहा है।
हाँ भाई, कर लिया कॉपी? चलो जी। अच्छा, जो लोग लेट आए उसकी पिक्चर ले लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो। ठीक है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डन है भाई? चलो जी, आगे चलते हैं। ये हमारी पहली एग्जाम्पल थी, और इस एग्जाम्पल में हमारा BRS, हमारा हमारा बैंक स्टेटमेंट और हमारा बैंक अकाउंट टैली कर रहा है। एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जो अभी हमने किया है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं केस नंबर 1। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगेन अगेन मैं ये कहता हूं कि भाई, एक मेरा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट जो होता है वो मैं खुद बनाता हूँ। बैंक अकाउंट जो है वो मेरी कंपनी में प्रिपेयर होता है, बैंक अकाउंट मैं खुद बनाता हूँ। उस बैंक अकाउंट का एक ब्रॉड डाउन है 500 रुपये। ठीक है, इसके बाद एक है बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाता है। इसमें एक डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, एक डेबिट का कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है, एक बैलेंस का कॉलम है। बैलेंस के कॉलम में 500 रुपये क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि जो चीज़ मेरे पास एसेट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, अब लेट से कि हम जो बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, तो बैंक स्टेटमेंट में होता ये है कि हमें जो बैंक स्टेटमेंट है वो जब महीना ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद रिसीव होता है। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल, लेट से ये जनवरी का बैंक स्टेटमेंट है, तो इसमें पहली से लेकर 31 जनवरी के बीच की सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, और फिर मुझे बैंक स्टेटमेंट मिलेगा दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी फरवरी को। अब लेट से ड्यूरिंग द मंथ मैंने जो है ना वो 10 रुपये रिसीव किए थे रिसीवेबल से, तो मैंने एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपये, रिसीवेबल क्रेडिट 10 रुपये। मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा रिसीवेबल 10 रुपये, और बैंक ने अपने पास क्रेडिट पे लिखा होगा 10, और मेरा बैलेंस कर दिया होगा 510 रुपये। फिर मैंने 2 रुपये की किसी को पेमेंट करी। जब मैंने पेमेंट करी होगी तो मैंने एंट्री पास कर दी होगी पेएबल्स डेबिट 2 रुपये, बैंक अकाउंट क्रेडिट 2 रुपये, और बैंक अकाउंट में यहाँ पर मैंने लिख दिया होगा पेएबल्स 2 रुपये। और जब बैंक से ये पैसे निकले होंगे, बैंक ने डेबिट पे लिख दिया होगा 2 रुपये, और मेरा बैलेंस कर दिया होगा 508। ठीक है, अच्छा, मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर लिया। मेरे हिसाब से ये 2 ट्रांजेक्शन हुई थी, और मैंने अपना कैरी डाउन निकाला, वो आया 508, और ब्रॉड डाउन मेरा जो है वो भी आ गया 508। इसका ये मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 508 रुपये पड़े हुए, ये मेरा करंट एसेट है। ठीक है, अब देखो, होता ये है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो जब बैंक स्टेटमेंट आता है ना तो मेरे सामने आती हैं।
आई रिपीट, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो जब बैंक स्टेटमेंट सामने आता है तो मेरे सामने आती हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसकी, और वो एग्जाम्पल है हमारे पास केस नंबर 2 का, हम नाम यही रख देते हैं, बैंक चार्जेस। जब हम अपना बैंक अकाउंट चला रहे होते हैं, जब हम अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, जब हमारे पास हमारा एक बैंक अकाउंट होता है, तो मुख्तलिफ तरह के चार्जेस आपके डिडक्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एटीएम है तो एटीएम कार्ड के चार्जेस डिडक्ट होंगे। ठीक है, ये एक मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एसएमएस सर्विस करवाई हुई है तो आपके एसएमएस सर्विस के जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेकबुक है, चेकबुक, अगर चेकबुक आप लेकर आते हो घर, चेकबुक जो है ना, उसका एक लीफलेट जो होता है ना, वो 5 रुपए का होता है, तो उसके कुछ चार्जेस हैं। ठीक है। तो इस तरह के कहने का मकसद ये कि बहुत सारे जो है ना वो चार्जेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अब लेट से कि बैंक ने जो है ना वो आपके अकाउंट से 3 रुपए के बैंक चार्जेस लगे हुए थे, आपके अकाउंट से लेट से 3 रुपए माइनस हुए हुए थे, पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ था बैंक चार्जेस, और आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो 505 रुपए क्रेडिट था। अब ये जो चार्जेस बैंक ने चार्ज करे हैं, ये इसका राइट बनता है बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। जब जनवरी का महीना पूरा हो गया, जब फरवरी की डेट से 2 या 3 तारीख को मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आया, मेरे पास ये बैंक स्टेटमेंट आया 3 फरवरी को, 2 फरवरी को, तो मुझे ये मालूम हुआ कि ड्यूरिंग जनवरी बैंक ने मेरे अकाउंट से 3 रुपए मजीद डिडक्ट करे हैं। क्यों डिडक्ट करें? बैंक चार्जेस की वजह से बैंक ने जनवरी में जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके अगेंस्ट जो है वो 3 रुपए बनते हैं, 3 रुपए बनते हैं, और बैंक ने वो 3 रुपए जो है वो मेरे पास से डिडक्ट करे हुए हैं। मुझे तब पता चलेगा जब मेरे सामने बैंक स्टेटमेंट आएगा, मुझे तब पता चलेगा जब मेरे सामने बैंक स्टेटमेंट आएगा। मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा, मैं बैंक स्टेटमेंट देख के बोलूँगा अरे मेरे हिसाब से जो 508 मैं समझ रहा था बैलेंस बैंक का, वो नहीं है, बल्कि 503 रुपए का बैलेंस है। यानी कि बैंक ने ड्यूरिंग द ईयर जो है ना वो मेरे अकाउंट से कुछ पैसे काटे हुए हैं, और वो पैसे काटे हुए हैं बैंक चार्जेस के नाम पर। तो अब सर इसका करेंगे क्या? ठीक है, करेंगे ये कि भाई जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाता है और आपको इस चार्जेस का पता चल जाता है, इस चार्जेस का पता चल जाता है, तो आप एक एंट्री पास करते हो। अच्छा, ये एंट्री तब पास करोगे जब जाहिर है पता चलेगा। अच्छा, बैंक चार्जेस आपका एक एक्सपेंस है, तो आप अपने पास एक एंट्री पास करते हो, और वो एंट्री आपकी होती है बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट। बैंक चार्जेस डेबिट इसलिए करते हो क्योंकि बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और आप इस बैलेंस को करते हो अपडेट। अपडेट कैसे करते हो? आप एक और चीज बनाते हो जिसका नाम होता है अपडेटेड अपडेटेड कैश बुक। अच्छा सर, कैश बुक क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के चैप्टर में पढ़ोगे कि आपका बैंक का अकाउंट जो है ना वो कैश बुक के अंदर या कैश बुक में होता है। तो जब अपडेटेड कैश बुक में बनाऊंगा, मेरा जो ब्रॉड डाउन होगा, वो 508 होगा। और फिर ये जो ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस वाली है, जो मुझे तब पता चली जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आया, तब मैंने रिकॉर्ड करी बैंक चार्जेस डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा, अपने रिकॉर्ड्स को मैं अपडेट करूंगा। यहाँ पर मैं बैंक चार्जेस लिखूंगा 3 रुपए, और मैं नए वाले कैरी डाउन ब्रॉड डाउन पर आऊंगा, जो कि अब बनेगा 505 रुपए। अब ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बन रहा होगा 505 रुपए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने एक और चीज पढ़ी
कि अगर कोई ट्रांजेक्शन, अगर कोई बात आपके बैंक अकाउंट में हो, मिसाल के तौर पर बैंक चार्जेस, तो जब आपको वो पता चले तो आप अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हो। जब आप अपडेटेड कैश बुक बना लोगे जब आप अपडेटेड कैश बुक बना लोगे तो फिर आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस एक दूसरे से टैली कर जाएगा, एक दूसरे से मैच कर जाएगा। तो करते आप ये हो कि आप अपडेटेड कैश बुक बनाते हो, आप अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हो, आप अपने अकाउंट्स को अपडेट करते हो। जब आपको पता चलता है कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं तो आप अपने अकाउंट्स को अपडेट कर लेते हो। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। कोई मसला हो तो बताना, वरना इसको कॉपी करो। अच्छा, इन्फिनिक्स नोट 7, एक तो तुम अपना नाम चेंज करो, जो थोड़ा सा लेट आए थे, मुझे अपना नाम बताओ। और दूसरा यार, आधा घंटा हो चुका है तो जाहिर सी बात है रिपीट करना बड़ा मुश्किल होगा। बट ये है कि तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, उससे तुम देखना और मुझसे ज़रा कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पर। ठीक है। हमाद, अच्छा, हमाद टाइम पर आना था ना। बहरहाल ये है कि अभी तो तुम जितना है उतना देखो, करते हैं हम। ठीक है भाई, कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लो तो बताना।
अच्छा, मैं समराइज कर देता हूँ। देखो केस नंबर 2 में है ये कि एक तो आपको जो है ना वो रिसीवेबल्स से चेक मिला। जब आपको चेक रिसीव होता है तो आप बैंक को डेबिट करते हो और रिसीवेबल को क्रेडिट करते हो। आपने बैंक अकाउंट में 500 रुपये थे, यहाँ पे 10 रुपये ऐड कर दिए। बैंक ने यहाँ पर क्रेडिट पर 10 रुपये लिख दिया और ये बैलेंस 510 कर दिया। ठीक है। फिर हुआ ये कि आपने किसी को 2 रुपये पे किए, 2 रुपये पे किए तो आपने पेएबल डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। आपने यहाँ पर पेएबल लिख दिया और आपका क्लोजिंग बैलेंस 508 रुपये हो गया। कैरी डाउन ब्रॉड डाउन निकाल लिया, बैंक ने डेबिट कर दिया और ये 508 रुपये हो गए। फिर ये हुआ कि बैंक स्टेटमेंट जब आपके पास 2 फरवरी को आया ना, तो उसमें एक बैंक चार्जेस भी आ रहे थे 3 रुपए के। ठीक है ना, यानी कि जनवरी के महीने में बैंक ने 3 रुपए के चार्जेस लगाए हुए थे अकाउंट में आपके, और आपके बैलेंस को किया हुआ था 505 रुपए, कम किया हुआ था। अब आपको इस बात की नॉलेज ही नहीं थी। आपको इस बात की जब नॉलेज मिली, आपको जब इस बात की नॉलेज मिली तो आपने ब्रॉड डाउन 508 यहाँ से पिक किया और ये वाली एंट्री यानी कि बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री पास कर ली आपने अपने पास, और आप भी अपने बैलेंस को 505 पे लेकर आ गए और ये दोनों आपस में एक दूसरे से टैली कर रहे हैं। ठीक है। डन है। चलो भाई, केस नंबर 3, तीसरे केस पर चलते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो है ना उसको मैं कहता हूं स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेट या डायरेक्ट पेमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेट या डायरेक्ट पेमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक के अकाउंट से आपकी कोई पेमेंट हो जाती है और आपको तब पता चलता है जब आपके सामने बैंक स्टेटमेंट आता है। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर को आप यूं कह सकते हो कि आप बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि बैंक अकाउंट आप डायरेक्टली मेरी XYZ चीज़ की पेमेंट खुद कर देना, खुद मेरी XYZ चीज़ की पेमेंट कर देना, और जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तो मैं अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपके इलेक्ट्रिक का बिल आएगा और जितना भी के इलेक्ट्रिक का बिल हो ना खुद पे कर देना, जितना भी के इलेक्ट्रिक का बिल हो खुद आप पे कर देना। अब लेट से मैं अपना एक बैंक अकाउंट बनाता हूं, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें ब्रॉड डाउन पर आ रहे हैं 500 रुपये और एक जगह पर मेरा बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ये चीजें लिखी हुई आ रही हैं। बैंक में भी यहां पर बैलेंस लिखा हुआ है 500 क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर हुआ कुछ ऐसा कि आपने जो है ना वो रिसीवेबल से 4 रुपये रिसीव किए, आपने एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट 4 रुपये और रिसीवेबल्स क्रेडिट 4 रुपये। आपने यहाँ पर भी 4 रुपये रिकॉर्ड कर दिए रिसीवेबल्स के। बैंक में आपने चेक जमा कराया, बैंक का बैलेंस भी 504 रुपये हो गया। आपने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया, आपका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन जो है वो 504 रुपये आ जाएगा।
हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ हुआ ऐसा कि के इलेक्ट्रिक का 350 रुपए का बिल था। के इलेक्ट्रिक का 350 रुपए का बिल था। अच्छा, के इलेक्ट्रिक को मैंने बोला हुआ था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, आप बिल मेरे पास से ही लेकर आना, अब मेरे बैंक को बता देना, बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि हर महीने के इलेक्ट्रिक का जो बिल आएगा ना, आप खुद पे कर देना, हमसे पूछना नहीं। तो बैंक ने मेरे बिहाफ पर 350 रुपए की जो है वो करी हुई थी पेमेंट। अब बैंक ने अगर 350 रुपए की मेरे बिहाफ पर पेमेंट करी हुई थी, तो बैंक के हिसाब से मेरा बैलेंस कितना होगा? अगर मैं 504 में से 350 माइनस कर देता हूं तो बच जाता है 154। ठीक है। अब ये जनवरी का बैंक स्टेटमेंट था। अगर जनवरी का बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास कब आएगा? मेरे पास आएगा कोई 2-3 दिन बाद। लेट से 2 फरवरी को आ गया। अब जब बैंक स्टेटमेंट का और मैं अपना बैलेंस देखता हूं तो टैली नहीं कर रहा। मेरा बैलेंस 504 है, बैंक के हिसाब से 154 रुपीज पड़े हुए। जब मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा जब मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा तो बैंक स्टेटमेंट देखकर मुझे ये पता चला कि ड्यूरिंग द मंथ के इलेक्ट्रिक का 350 रुपए का बिल भी पे हुआ है, जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी। तो अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो बैंक स्टेटमेंट पर लिखी भी आ रही है, बट मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। मैं बनाऊंगा अपडेटेड कैश बुक। मैं बनाऊंगा अपनी अपडेटेड कैश बुक। कैश बुक वो चीज़ है जिसमें बैंक का अकाउंट होता है। मैं ये वाला ब्रॉड डाउन लूंगा और जो 350 रुपए के इलेक्ट्रिक के बिल के पे हुए हैं उसकी एंट्री पास करूंगा। इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री पास हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 350, बैंक अकाउंट क्रेडिट 350। यहां पर मैं इलेक्ट्रिसिटी लिख दूंगा, 350 लिख दूंगा, और कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कैलकुलेट करूंगा। 504 माइनस 350, कैरी डाउन आ रहा है 154, और यही मेरा ब्रॉड डाउन है 154। ठीक है। ये क्या किया मैंने अपडेटेड कैश बुक बना ली। यानी कि एक चीज़ जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई भी थी एक चीज़ जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई भी थी और उसकी मुझे नॉलेज तब मिली जब बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आया और मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में कर ली। ठीक है। अब इसको ज़रा कॉपी कर लो। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। बाकी लोग ज़रा इसको भी इसको भी कॉपी कर लो। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ लो। ठीक है, कॉपी करके बताना, फिर आगे अगले केस पर चलते हैं।
किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लो, और कॉपी जैसे ही कर लो मुझे बताना। कर लिया कॉपी? चलो भाई अगली एग्जाम्पल पर चलें। अच्छा पिक्चर भी ले लो अगर कोई वर्ड रह गया कॉपी करना। अच्छा जी आगे चलते हैं। अगला केस, केस नंबर 4, unpresented checks। ठीक है, अगेन मैं एग्जांपल ये लेता हूं कि मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें 500 रुपये पड़े हुए हैं, और लेट से ये 1 जनवरी है, और ये बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट,
बैलेंस, ये कॉलम्स है। 1 जनवरी वाले दिन बैंक में भी 500 रुपये पड़े हैं। फिर मैंने 15 जनवरी वाले दिन 15 जनवरी वाले दिन एक बंदे को चेक दिया और एंट्री पास कर दी, पेएबल डेबिट 12 रुपये, बैंक अकाउंट क्रेडिट 12 रुपये, और मैंने अपने पास यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया 15 जनवरी पेएबल 12 रुपये। और क्या हुआ, बैंक डेबिट पे रिकॉर्ड करेगा या क्रेडिट पर, और किस डेट को रिकॉर्ड करेगा बताओ। बैंक किस डेट को रिकॉर्ड करेगा और डेबिट पे रिकॉर्ड करेगा या क्रेडिट पर, बताओ। बैंक डेबिट करेगा, बिल्कुल सही है, बैंक करेगा डेबिट, यानी कि डेबिट के कॉलम के नीचे 12 लिखेगा, क्योंकि बैंक से ये पैसे गए हैं, और 500 में से 12 हटाकर 488 लिख देगा। लेकिन कौन सी डेट को, डेट क्या होगी, डेट, डेट कोई बता सकता है। डेट कोई बता सकता है। अच्छा, पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना वो मैसेज टू एवरीवन करो सेलेक्ट, ताकि सबको जो है सबके आंसर्स पता चले। देखो, मेरे पास एक बंदा आया, मेरे पास एक सप्लायर आया, उसको मैंने 15 जनवरी को चेक दे दिया। अब लेट से 15 जनवरी को ये अपने घर वालों के साथ जो है ना वो कराची से बाहर चला गया, घूमने फिरने चला गया, सैर व तफरी के लिए चला गया। ये कराची आया लेट से 22 जनवरी वाले दिन। ये कराची आया 22 जनवरी वाले दिन, ठीक है। और 22 जनवरी वाले दिन जब ये कराची आया, फिर ये बैंक गया। 22 जनवरी वाले दिन जब ये कराची आया, फिर ये बैंक गया और बैंक से, मेरे बैंक अकाउंट से चेक दिखाकर पैसे निकाले। जब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो हम उसको चेक दे देते हैं, वो बैंक जाता है, बैंक जाकर चेक दिखाता है और पेमेंट ले लेता है। तो ये इंटायरली डिपेंड करता है कि ये बंदा बैंक कब गया। लेट से ये बंदा बैंक गया 22 जनवरी वाले दिन, तो 22 जनवरी वाले दिन ये 488 होगा। हाँ, बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई थी, अब सही होगी। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। अभी आ रही है ना वॉइस, अभी आवाज आ रही है ना, करेक्ट। अच्छा, बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो गई थी, मेरे ख्याल में अब आवाज वापस क्लियर होगी, करेक्ट। अगर वापस से कोई प्रॉब्लम बार बार आएगा तो मैं अपना इंटरनेट चेंज कर दूंगा। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अब परफेक्ट है ना, अब बिल्कुल सही है आवाज। 22 जनवरी वाले दिन ये बंदा बैंक गया, बैंक से 12 रुपए निकाले तो इसके अकाउंट का बैलेंस 488 हो गया, ठीक है। तो पैसे कब निकल रहे हैं ये इंटायरली डिपेंड करता है कि जो बंदा है वो बैंक किस दिन गया। ठीक है भाई। अच्छा, लेट से मैंने एक और चेक दिया, और वो चेक मैंने दिया था 31 जनवरी वाले दिन।
चेक था 3 रुपए का, पेएबल डेबिट 3 रुपए, बैंक क्रेडिट 3 रुपए। मैंने यहां पर 31 जनवरी रिकॉर्ड कर लिया, पेएबल 3 रुपए, और मैंने अपना बैलेंस जो है ना 485 का कैरी डाउन लिख दिया। ये वाला बंदा जनवरी में बैंक ही नहीं गया, ये 5 फैब को बैंक गया, 5 फैब को बैंक गया। क्या जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट नजर आएगा या नहीं? जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में 3 रुपए वाला अमाउंट नजर आएगा? ये बंदा जनवरी में बैंक ही नहीं गया, फैब में गया। अब क्या मेरा और बैंक का बैलेंस सेम है? है ना? अब मेरा और बैंक का बैलेंस जो है वो सेम नहीं होगा। अब मेरा और बैंक का बैलेंस जो है वो सेम नहीं होगा। मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस डिफरेंट है। जनवरी के आखिरी दिन मेरे हिसाब से बैंक में 485 है, और जनवरी के आखिरी दिन बैंक में बैंक के हिसाब से 488 है। बताओ कौन गलत है? बैंक गलत है या मैं गलत हूं? हम गलत है? बैंक गलत है? कौन गलत है? एग्जैक्टली exactly, हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। देखो सिर्फ छोटी सी बात इतनी है, छोटी सी बात इतनी है कि क्योंकि वो सप्लायर बैंक नहीं गया तो वो पैसे जनवरी में माइनस नहीं हुए। ठीक है? अलबत्ता अलबत्ता जब बैंक स्टेटमेंट बनेगा फरवरी का, जब फैब का बैंक स्टेटमेंट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, जब फैब का बैंक स्टेटमेंट बनेगा, अगले अगले महीने का बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाएगा, जब अगले महीने का जब बैंक स्टेटमेंट बनाएगा तो क्या होगा? जब अगले महीने का बैंक स्टेटमेंट अगले महीने का बनेगा ना, उसमें ये आ रहा होगा। इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी। हाँ, फैब के बैंक स्टेटमेंट में 3 रुपए वाला अमाउंट शो होगा। जनवरी में शो नहीं हो रहा होगा, फैब में शो हो रहा होगा। ठीक है? क्योंकि वो बंदा बैंक गया है फैब में, और फैब में बैंक से पैसे निकाले, तो फैब के बैंक स्टेटमेंट में 3 रुपए माइनस होते हुए नजर आ रहे होंगे 5 फरवरी को। अलबत्ता जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने तो चेक दे दिया, मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक ही नहीं गया वो बंदा, तो बैंक से वो पैसे भी माइनस नहीं हुए। इसको कॉपी करो।
कॉपी कर कर बताना। कर लिया कॉपी? चलो सब कॉपी कर लो। कर लिया? कॉपी हो गया भाई? आगे बढ़ूं? अच्छा जी। अब देखो भाई, होता ये है कि जब 31 जनवरी वाले दिन की बात करेंगे ना,
तो मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस टैली नहीं कर रहा होगा। तो लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि आखिर इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों है। हालांकि ना बैंक गलत है ना मैं गलत हूं, और ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये है कि कुछ वक्त के लिए डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, परमानेंट डिफरेंस कोई नहीं है। बस 2 4 5 दिन आगे पीछे है, क्योंकि मैंने तो चेक दे दिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो बंदा बैंक ही नहीं गया पैसे लेने। ठीक है। तो 31 जनवरी वाले दिन मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस डॉक्यूमेंट का मकसद ये होता है कि लोगों को ये समझा सकूं कि मेरे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में आखिर डिफरेंस क्यों आ रहा है। और कोई भी अगर ऐसा चेक होता है जो किसी महीने के आखिर में बैंक से माइनस नहीं हुआ होता, जिस तरह से इस बंदे का चेक, इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। और हम अपने पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 485। एड अनप्रेजेंटेड चेक्स जो कि 3 रुपए है, is equals to balance as per बैंक स्टेटमेंट। इस डॉक्यूमेंट का मकसद ये होता है कि मैं लोगों को ये बता दूं कि मेरे वाले बैलेंस में और बैंक वाले बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 रुपए का एक ऐसा चेक था जो अनप्रेजेंटेड था, मैं माइनस कर चुका था। बैंक से अभी माइनस नहीं हुए थे क्योंकि वो बंदा अभी तक बैंक नहीं गया था। कुछ दिनों बाद वो जाएगा और मेरा और बैंक का दोनों का बैलेंस दोबारा से मैच हो जाएगा। इसको कॉपी करो, और कोई सवाल हो तो बताओ। कॉपी करो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, और कोई सवाल हो तो बताओ। कॉपी करके बताना, और कोई सवाल हो तो जरूर बताओ।
कॉपी कर कर बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई मसला है तो भी बता दो भाई, डिस्कस कर लो यार मुझसे। कोई इशू नहीं है ना यहाँ तक? आगे चलें। ठीक है, तो देखो अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो मैंने माइनस कर लिए होते हैं और बैंक ने नहीं माइनस किए होते हैं। हम दोनों में से कोई गलत नहीं है, मगर टाइमिंग डिफरेंस है और इसीलिए महीने के आखिर का हम दोनों का बैलेंस डिफरेंट हो सकता है। अगली चीज पर चलते हैं। केस नंबर 5। केस नंबर 5 का नाम है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अगेन मेरा एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में मेरा जो ब्रॉड डाउन आ रहा है वो 500 आ रहा है। एक है बैंक स्टेटमेंट, उसमें डेट है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, क्रेडिट है और बैलेंस है। तीन जनवरी को मैंने है ना 5 रुपए एक बंदे से रिसीव किए, तो मैंने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपए, रिसीवेबल क्रेडिट 5 रुपए। मैंने यहां पर 3 जनवरी को रिकॉर्ड कर दिया। और बैंक में भी ये पैसे ऐड हो गए। अच्छा, बैंक में डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे बताओ? बैंक में 5 रुपए डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होंगे। अच्छा, किस दिन होंगे, किस दिन होंगे? 3 जनवरी को मेरे पास चेक आया था, 3 जनवरी को मेरे पास चेक आया था, मैं बैंक गया, बैंक में मैंने 3 जनवरी को ही चेक जमा करवा दिया। किस दिन मेरे अकाउंट में 5 रुपए ऐड होंगे ये बताओ? 3 जनवरी को ही हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो इसमें डिपेंड करता है। लेट से एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा अकाउंट जो है ना वो है मीजान बैंक में, और जो मेरा रिसीवेबल है, जिसने मुझे चेक दिया है, जो मेरा रिसीवेबल है जिसने मुझे चेक दिया है
उसका अकाउंट भी मीजान बैंक में। जनरली अगर सेम डे का चेक होगा तो सेम डे ऐड हो जाएगा। सेम बैंक का चेक होगा, सेम बैंक का चेक होगा ना, तो सेम डे ऐड हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो। अभी तो नहीं आ रही होगी यार वॉइस प्रॉब्लम, मतलब बीच में थोड़ी सी ही आती है, एज सच बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं आ रही ना। हमाद मतलब दूसरे लोगों को भी आ रही है क्या? हमाद कह रहा है जो। ठीक है, तो सेम बैंक होगा ना तो चेक ऐड हो जाएगा, कॉपी करो इसको। सेम बैंक होगा तो सेम डे चेक ऐड हो जाएगा, कॉपी करो इसको। बैंक बंद कैसे होगा? तुम चेक दोगे किसको? फिर तुमने चेक लिया और बैंक बंद हुआ ना, हाँ फिर ऐड नहीं होगा। वो देखते हैं केस, पहले इसको कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? सेकेंड केस, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे एक चेक मिला 4 जनवरी को, एक दूसरे बंदे से चेक मिला 3 रुपए का, बैंक डेबिट 3 रुपए, रिसीवेबल क्रेडिट 3 रुपए। मैंने लेट से ये मिस्टर बी है, मैंने एंट्री पास कर ली, लेकिन ये चेक था हबीब बैंक लिमिटेड का। अब देखो मेरा बैंक है मीजान बैंक और चेक है हबीब बैंक का। मेरा जो रिसीवेबल है उसने मुझे चेक दिया है, लेकिन हबीब बैंक का चेक है। मेरा बैंक कौन सा है? मेरा बैंक है मीजान बैंक। सेम बैंक है या डिफरेंट, बताओ।
डिफरेंट बैंक है। अब अगर मैं बैंक जाऊंगा और चेक लेकर जाऊंगा ना, अगर मैं अपने बैंक जाऊंगा और मैं चेक लेकर जाऊंगा, तो बैंक बोलेगा कि हम आपके अकाउंट में पैसे, आप आ जाए हो, लेकिन हम आपके अकाउंट में पैसे जो है ना वो 6 जनवरी को डालेंगे। तो मैं सवाल पूछूंगा क्यों 6 जनवरी को डालोगे? वो कहेगा कि भाई ये जो चेक है ये एचबीएल का है, हबीब बैंक लिमिटेड का है। अगर मीज़ान का होता तो हम ये एक अकाउंट से निकालना होता, दूसरे अकाउंट में पैसा डालना होता, हम फौरन कर देते। क्योंकि ये किसी और बैंक का चेक है, क्योंकि ये किसी और बैंक का चेक है, तो हम आज शाम को सारे चेक्स दूसरे बैंक्स के जमा कर कर हबीब बैंक भिजवाएंगे। आपका चेक भी हबीब बैंक जाएगा। हबीब बैंक वाले देखेंगे कि ये जो मिस्टर बी का आप चेक लेके आए हो ये ऑथेंटिक है, ये असली है, इस पर साइन सही है या नहीं, मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं या नहीं। जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, जब हमें इत्मीनान और सुकून और कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये चेक सही है, जब सारी जब सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, फिर 6 जनवरी को हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, 3 रुपए, और 508 रुपए आपका बैलेंस कर देंगे। तो अगर डिफरेंट बैंक का चेक होगा तो 2-3 दिन क्लियरेंस में लग जाते हैं। अगर डिफरेंट बैंक का चेक होगा तो 2-3 दिन क्लियरेंस में लग जाते हैं। बैंक 2 से 3 दिन लेता है, जिसमें बैंक वेरिफिकेशन करता है कि एचबीएल का चेक है, तो एचबीएल वालों को भिजवाकर ये देखो कि मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, फॉरन नहीं आ जाएंगे। जब तुम बैंक जाओगे, बैंक जाकर किसी और बैंक का चेक दोगे, सचेज तुम्हारे दूसरे वाले कस्टमर ने तुम्हें एचबीएल का चेक दिया, तो वो एचबीएल का जब चेक मिलेगा और तुम जाकर अपने बैंक में जमा करवाओगे 4 जनवरी को, तो वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ऐड जरूर होगा, अलबत्ता 2-3 दिन के डिफरेंस के बाद, और 6 जनवरी को यहाँ पर ये चेक ऐड हो रहा है। अब लेट से एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 31 जनवरी को एक चेक मिला एक और बंदे से, ठीक है ना, और जो है ना वो चेक मिला 4 रुपए का, तो मैंने बैंक डेबिट कर दिया 4 रुपए, और मिस्टर सी क्रेडिट कर दिया 4 रुपए, और मैंने अपने पास ये रिकॉर्ड कर लिया मिस्टर सी 4 रुपए। क्या मेरे लेट से ये चेक है किसी और बैंक अल हबीब का, बैंक अल हबीब लिमिटेड का। बैंक की ये पॉलिसी के 2 दिन बाद चेक ऐड होता है, तो किस दिन चेक ऐड होगा ये बताओ, और क्या जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में आएगा या नहीं ये बताओ। मिस्टर सी वाला चेक जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, किस दिन ऐड होगा ये बताओ, और कितने दिनों बाद ऐड होगा। अगर बैंक अल हबीब का चेक तुमने 31 जनवरी वाले दिन ऐड करा, या 31 जनवरी वाले दिन तुमने बैंक को दिया है और बोला है कि बैंक मेरे अकाउंट में ये पैसे ऐड कर दो, एग्जैक्टली फिजा बिल्कुल सही। एक बैंक अल हबीब का चेक है, 31 जनवरी को मैं बैंक लेकर जाऊंगा, बैंक मुझे बोलेगा हम इसको अभी ऐड नहीं करेंगे, आप हमें कुछ वक्त दो, और फॉर एग्जाम्पल वो मेरे अकाउंट में ये चेक जो है ना वो ऐड कर देगा लेट से 2 फरवरी को। तो क्या ये चेक मुझे मेरे जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगा? नहीं, जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगा, जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगा। अब मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो एज पर मेरी बुक्स कितना है? 505, 3 और 4, 512 बनता है। कैरेट डाउन भी 512, ब्रॉड डाउन भी 512। मेरे हिसाब से जनवरी के आखिर में मेरा बैलेंस है 512, बैंक के हिसाब से 508 है। कौन गलत है बताओ? बैंक गलत है या मैं गलत हूं? कौन गलत है?
एग्जैक्टली कोई भी गलत नहीं है, और जब कोई भी गलत नहीं होता तो भी डिफरेंस आ जाता है। और अब लोगों को ये इस बात समझाने के लिए कि यार मैं 512 बोल रहा हूँ, मैं भी गलत नहीं हूँ, और बैंक 508 बोल रहा है, बैंक भी गलत नहीं है, लोगों को ये बात समझाने के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां तक कॉपी करो, फिर इसका बीआरएस बनाते हैं। कॉपी कर कर बताना मुझे, ठीक है। अगर मैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो इस बार मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक 512 लेस uncredited deposits 4 रुपए, और लिखूंगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 508 रुपए। ठीक है, यानी कि मैंने 4 रुपए ऐड किए हुए हैं लेकिन बैंक ने नहीं किए, वो हटा देता हूं तो मेरा बैंक का बैलेंस बराबर है। अलबत्ता गलत कोई भी नहीं है, फैब के महीने में बैंक भी ये 4 रुपए ऐड कर देगा और हम दोनों का बैलेंस दोबारा से टैली हो जाएगा, मिल जाएगा, एक ही जितना हो जाएगा। कॉपी करो और फिर मुझे बताओ तो आगे बढ़े। यानी यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, मेरे बाद कितने लोगों की क्लास है?
मेरे बाद कितने लोगों की कोई और क्लास है? मेरे बाद कितने लोगों की और कोई क्लास है? बिकॉज मैं आप लोगों को काम देना चाहता हूँ। कोई क्लास तो नहीं है ना मेरे बाद? अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही। चलो फिर मैं आप लोगों को काम दूंगा। ग्रुप पर तो होपफुली सब एडेड हो, अभी मैं और लेक्चर्स भी भेजूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन, बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, 500 क्रेडिट, ब्रॉड डाउन 500, अच्छा, और मिस्टर ए 3 रुपये, मिस्टर बी 2 रुपये, मिस्टर सी 4 रुपये, मिस्टर डी 8 रुपये। अच्छा, यहाँ पर मिस्टर ए 3 रुपये, 503, और मिस्टर बी 8 रुपये, 495। बैंक चार्जेस, एक स्टैंडिंग ऑर्डर, 6। ये हो गया आपका, सॉरी, ये सवाल है आपका। आपको दो चीजें बनाकर देनी है, अपडेटेड कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पिछली एग्जांपल्स देखो, उसमें हर चीज डिस्कस करी है। वो देखते हुए इस सवाल की अपडेटेड कैश बुक बनाओ और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, पिक्चर लो, ग्रुप पर व्हाट्सएप करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
वेट कर रहा हूँ भाई। आमना, दानिश, फिजा, हमाद, हसन, असद, सलमान, फराह, सऊद, उमर। वेट कर रहा हूँ मैं आंसर का। पिक्चर लेकर मुझे ज़रा ग्रुप पर भेजो, ग्रुप पर भेजो फिजा, ग्रुप पर भेजो। शर्माना नहीं, गलती हो सकती है किसी से भी, ग्रुप पर भेजो। अच्छा बच्चों, मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ। बोर्ड पे देखो। सबसे पहले तो हम अपनी कैश बुक का बैलेंस देख लेते हैं। तो ये 503 और 2 यानी कि 505, 505 -4 -8 493।
कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन 493। ठीक है, दूसरी चीज, अगर बैंक ने हेलो आवाज, अच्छा यार थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था, खैर तो वो होस्ट चेंज हो जाता है। खैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है वो हम लोग बनाएंगे अपनी अपडेटेड कैश बुक। देखो, अपडेटेड कैश बुक में वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो बैंक में रिकॉर्ड हुई हुई हैं और मुझे उसका इल्म नहीं है। अगर हम अपनी अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे तो उसका ब्रॉड डाउन यही वाला होगा, 493। और बैंक चार्जेस और स्टैंडिंग ऑर्डर वो दो चीज़ें हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली हैं और मुझसे पर्टेन भी करती हैं, लेकिन जब तक साल महीना ख़त्म नहीं होता मुझे इन चार्जेस का पता नहीं चलता। तो बैंक चार्जेस लिखेंगे 1 रुपया, स्टैंडिंग ऑर्डर लिखेंगे 6 रुपये, और मैं अपना नया वाला कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कैलकुलेट कर लूँगा। $486। फिर हम अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से हम अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा, हमें जो है वो ए से पैसे मिले थे, बैंक ने भी वो रिकॉर्ड करे हुए। बी से जो पैसे मिले थे वो बैंक में अभी जमा नहीं हुए, ये है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। सी को पैसे दिए थे, इसने अभी बैंक से पैसे निकाले नहीं है, ये है अनप्रेजेंटेड चेक। और डी जो है उसको हमने पैसे पे किए थे,
उसने बैंक से पैसे निकाले, तो ऐड कर देंगे हम अनप्रेजेंटेड चेक, लेस कर देंगे हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, और ऐसा कर कर हम आ जाएंगे अपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर। चलो अब बताओ कि किसी को कोई मसला है तो चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ। कोई इशू है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर फौरन से बताओ। हाँ आमना पूछो, क्या कंफ्यूजन है। देखो बीआरएस में वो चीज़ें जाती हैं, बीआरएस में हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स जाते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो मैंने माइनस कर दिए हैं मगर बैंक में अभी माइनस नहीं हुए, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट जाते हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं मगर अभी तक बैंक में ऐड नहीं है। ठीक है, बताओ क्या कंफ्यूजन है। एक बार फिर से इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, आज की क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर 1 से 2 बार फिर से देखो, दोबारा से पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर 1 से 2 बार देखो ताकि सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई। तो 2-3 बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखकर फिर नेक्स्ट क्लास में आना, इंशाल्लाह संडे को यहीं से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक जो भी पढ़ा है वो 1 से 2 बार आप लोग दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर ज़रूर आना। 1-2 बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर ज़रूर आना। हमने सारा बेसिक बैंक रिकन्सिलिएशन इसमें कवर किया है। चलो सही है, कोई सवाल हो तो मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ, और यहाँ से मैं अब लॉग आउट करने लगा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।